Independent auditors report declared to the members of the ABC Company Limited report on the audit of the standalone financial statement। यहाँ पर ओपिनियन के अंदर क्या लिखेंगे कि हमने ऑडिट किया है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑफ द एबीसी कंपनी लिमिटेड का, जिसके अंदर क्या है बैलेंस शीट है 31 मार्च की, एंड जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर चेंजेस इन द इक्विटी होता है तो वो भी लिखना पड़ता है, एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ द कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि समरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की एंड अदर एक्सप्लेनेटरीज इंफॉर्मेशंस विच आर इंक्लूडेड, जो इंक्लूडेड है रिटर्न्स ऑफ द ईयर एंडेड के लिए ऑन द डेट ऑडिटेड, जब भी ऑडिट किया गया था ब्रांच ऑडिटर के द्वारा ऑफ द कंपनी, ब्रांच की लोकेशंस कौन सी ब्रांच का ऑडिट किया था और उसकी लोकेशंस क्या थी। इन ओपिनियन हमारे ओपिनियन में एंड बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशंस एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन जो भी हमको दिया गया है, ए फुल से जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड, जो इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए थी वो उसके हिसाब से है, ऑन वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके हिसाब से है, of the state of the affairs of the companies as on 31st of March and the profit and loss account changes in the equity and उसके cash flows for the year ended on that date। basis of the opinion क्या होगा, we conducted, हमने conduct किया गया है our audit in accordance with, हमारा audit हमने conduct किया गया है in accordance with the SS, ऐसे के हिसाब से किया गया है जो कि specified किया जाता है अंडर 143(10) of the Companies Act 2013 के हिसाब से। हमारी responsibility जो थी under those standards are, हमारी responsibility क्या थी जो डिस्क्राइब की गई है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन इन आर रिपोर्ट, मतलब नीचे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बताई गई है। इसके अंदर किसके अंदर बताई गई है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शंस, इस हेडिंग के अंदर हमने बताई गई है इसी रिपोर्ट के अंदर। वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंपनी से हम इंडिपेंडेंट है इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ द एथिक्स, कोड ऑफ द एथिक्स को लेकर जो कि इश्यूड किए गए हैं ICAI के द्वारा टुगेदर विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो कि रिलेवेंट होती है हमारे ऑडिट के लिए ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, एंड जो भी रूल्स उसके अंदर है उसके हिसाब से वी हैव फुलफिल, हमने फुलफिल की गई है हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद दिस रिक्वायरमेंट एंड कोड ऑफ द एथिक्स। वी बिलीव्स दैट, हम ये बिलीव करते हैं कि ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑडिट एविडेंस जो है हमने ऑब्टेन किया गया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, वो प्रोवाइड कर रहा है हमको बेस करने के लिए आवर ओपिनियन, मतलब इसके बेसिस के ऊपर ही सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर ही हमने क्या दिया है, हमारा ओपिनियन दिया गया है। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर, ये तो वो मैटर होती है जहाँ पर हमारा प्रोफेशनल जजमेंट जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है इन आर ऑडिट ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। दिस मैटर, ये मैटर एड्रेस करती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल के ऊपर ये लगता है, एंड इन फॉर्मिंग आवर ओपिनियन, और हमारे फॉर्म का ओपिनियन को फॉर्म करने के अंदर भी हमने की ऑडिट मैटर्स जो थी वो सब यहाँ पर बताई गई है। एंड वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन, और हमने सेपरेट ओपिनियन इसके ऊपर नहीं किया गया है ऑन दिस मैटर्स। डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच की ऑडिट मैटर, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सारी की ऑडिट मैटर्स लिखेंगे जो इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 701 के हिसाब से होती है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर हमको बतानी पड़ेगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैटर्स जो कि स्टेट किया जाता है इन द सेक्शन 134(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 with respects to the preparations of the standalone financial statement। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोग प्रिपेयर करें standalone financial statement जो देगा ट्रू एंड द फेयर व्यूज़ ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस, कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस की ट्रू एंड फेयर व्यूज़ वो लोग बताएंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएंगे, चेंजेस इन द इक्विटी एंड कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जो कि अकाउंटिंग का स्पेसिफाइड किए गए 133 सेक्शंस ऑफ द एक्ट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि मेंटेन करना है एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ताकि सेफगार्ड कर पाए असेट्स ऑफ द कंपनी को, एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करना है फ्रॉड्स एंड अदर रेगुलरिटीज़ को, सिलेक्शंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेकिंग द जजमेंट एंड एस्टिमेट्स दैट रीजनेबल एंड prudent and design the implementations and maintenance of the adequate internal financial controls।
यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को भी उनको ही डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, दैट वेर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, जो ऑपरेट करेंगे इफेक्टिवली फॉर एंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को इंश्योर करेंगे, मतलब इससे इंटरनल कंट्रोल से एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस होगी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि रिलेवेंट है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट वो देंगे, क्या देंगे, ट्रू एंड द फेयर व्यूज़। अगर हम लोग ये ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स रखेंगे तो उससे हमको ट्रू एंड द फेयर व्यूज़ मिलेगा, एंड फॉर द फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड उससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट से भी हम लोग फ्री हो जाएंगे, जो कि किससे होती है, फ्रॉड या तो एरर से होती है। इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, की क्या कंपनी की एबिलिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर डिस्क्लोजिंग, इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है जब भी एप्लीकेबल होता है, मेटल्स रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न एंड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, अनलेस जब तक मैनेजमेंट इंटेंट नहीं करता कि उसको लिक्विडेट कर दिए कंपनी को, या तो सीज करना है उसके ऑपरेशंस को, या तो कोई भी रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं मिलता तो डू सो, दोज बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स आर दोज बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ओवरसीज करने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। ये सारी क्या थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, मैनेजमेंट की। ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सारी हमको बतानी पड़ती है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमको ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है पूरे के पूरे क्या वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट, जो कि हो सकती है फ्रॉड से या तो एरर से, एंड इश्यू एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, और हमको ऑडिटर रिपोर्ट्स देनी है जिसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा हमारा ओपिनियन। रीजनेबलनेस अश्योरेंस इज हाई, रीजनेबल अश्योरेंस जो होता है वो हाई लेवल ऑफ द अश्योरेंस होता है, लेकिन वो गारंटी नहीं होती कि जो ऑडिट कंडक्ट किया गया है वो इन अकॉर्डेंस विद द एसेस है, विल ऑलवेज डिटेक्ट, वो ऑलवेज डिटेक्ट कर लेगा मटीरियल मिस स्टेटमेंट को जब भी वो एग्जिस्ट करते हैं। मिस स्टेटमेंट्स अराइज होते हैं किससे, फ्रॉड या तो एरर से, एंड कंसीडर्ड मटीरियल, वो मटीरियल होता है अगर इंडिविजुअली हो सकते हैं या तो एग्रीगेट के अंदर हो सकते हैं, दे कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस करेंगे किसका, इन्फ्लुएंस करेंगे किसका, इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे, टेकन किसके ऊपर, बेसिस के ऊपर होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर होता है। पैरा 40B ऑफ दिस ऐसे एक्सप्लेन करता है हमको that the shaded material below can be located in the appendix to the auditor's report, यानी जो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको हम लोग कहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, अपेंडिक्स के अंदर डाल सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। पैरा 40C जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जब लॉ या तो रेगुलेशंस या तो एप्लीकेबल होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो एक्सप्रेसली परमिट करे तभी हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। रेफरेंस कैन बी मेड टू द वेबसाइट पे भी हम लोग डाल सकते हैं ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दैट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी rather than including this material in the auditor report provided at the description on the website address, यानी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो इसको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डालना पड़ेगा। बाकी ये सारी जो है इसको अगर लॉ परमिट करता है, रेगुलेशंस परमिट करता है तो इसको हम लोग कहाँ रख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी रख सकते हैं, और उसका लिंक यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दे सकते हैं। एंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट, और वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए किसके साथ, विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, विद ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस वी एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट, हमने एक्सरसाइज किया गया है प्रोफेशनल जजमेंट जो कि हमको एसेस के हिसाब से करना था, एंड मेंटेन किया गया है हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पूरे ऑडिट के दरमियान में। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड किया है, असेस किया है रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से हो रहा है या तो एरर से हो रहा है। डिज़ाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर किया है हमने जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू दोस रिस्क, जो कि रेस्पॉन्सिव है टू द दोस रिस्क, मतलब जो रिस्पॉन्स करेगा रिस्क को। एंड ऑब्टेन भी किया है हमने ऑडिट एविडेंस जो कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है बेस और आवर ओपिनियन, और उसके बेस पे ही हमने ओपिनियन बनाया है। द रिस्क इज द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो रिस्क होता है नॉट डिटेक्टिंग ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होगा, उसका जो रिस्क होता है वो क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, जो कि हायर होगा वन रिजल्टिंग फ्रॉम द एरर। मतलब फ्रॉड जो है वो हायर होता है एरर से, मतलब फ्रॉड जो होता है वो ज़्यादा हायर होता है एरर से। एज अ फ्रॉड में इन्वॉल्व, अगर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कल्यूजन, फॉर्जरी, इंटेंशनल ओमिशंस, मिस रिप्रेजेंटेशंस या तो मिस रिप्रेजेंटेशंस या तो ओवर राइडिंग द इंटरनल कंट्रोल्स, तो ये ऐसे फ्रॉड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाई रिस्क वाले होते हैं। ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग, हमने ऑब्टेन की है अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर रिलेवेंट टू द ऑडिट, जो भी हमारे ऑडिट के रिलेवेंस के अंदर थे उसको हमने
उसकी हमने उस इंटरनल कंट्रोल्स की हमने अंडरस्टैंडिंग ली है इन ऑर्डर टू डिज़ाइन, ताकि हम लोग डिज़ाइन कर पाएँ ऑडिट प्रोसीजर्स को, कि ऑडिट प्रोसीजर जो है वो अप्रोप्रिएट है ना इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर। अंडर सेक्शन 143(3)(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, हम उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जो किसके लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारा ओपिनियन कि जो कंपनी है क्या वो एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम्स लगा कर बैठी है एंड वो ऑपरेट भी कर रही है इफेक्टिवली ऑफ सच कंट्रोल्स, क्या वो जो कंट्रोल लगाए हैं क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। इवेल्युएट दी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, हमने इवेल्युएट की गई है अप्रोप्रिएटनेस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की जो कि यूज किया गया है इन रीजनेबलनेस ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मेड बाय द मैनेजमेंट। यानी हमने अप्रोप्रिएटनेस देखी है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की जो कि यूज किए गए हैं, एंड रीजनेबलनेस देखी है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की जो कि मैनेजमेंट ने यूज की है। कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट्स यूज्ड ऑफ द गोइंग कंसर्न, हमने कंक्लूड किया है अप्रोप्रिएटनेस देखी है मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न को लेकर कि वो किस बेसिस पे ये अकाउंटिंग कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, और जो भी हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है उसके बेसिस पे हमने चेक किया है कि मैनेजमेंट किस बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग कर रहा है और उसका गोइंग कंसर्न वैलिड रहता है या नहीं रहता है, वेदर अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है रिलेटिंग टू द इवेंट, या तो कंडीशन जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट दैट द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अगर हम कंक्लूड, अगर वी कंक्लूड दैट द मटीरियल अनसर्टेनिटी, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो वी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ, तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा अटेंशंस इन आर ऑडिटर्स रिपोर्ट, वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा अटेंशन हमारे ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिलेटेड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी दिए है ना मैनेजमेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। और इफ सच डिस्क्लोजर आर इनएडिक्वेट टू मॉडिफाई आर ओपिनियन, और अगर ये जो डिस्क्लोजर है ये इनएडिक्वेट है तो हमको मॉडिफाइड करना पड़ेगा हमारा ओपिनियन को। आर कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस, हमारा कंक्लूजन बेस्ड करता है ऑडिट एविडेंस के ऊपर ऑब्टेन अप टू द डेट ऑफ आर ऑडिट रिपोर्ट, कब तक का, जब तक हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन की गई है वहाँ तक का हमारा क्या होगा, वहाँ तक कि हमारा ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर, जो भी हमने ऑडिट एविडेंस लिए हैं उसके बेसिस के ऊपर हमने कंक्लूजन दिया है, कब तक का, जब तक हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन की है वहाँ तक का। हाउएवर फर्दर द इवेंट्स या तो कंडीशंस, जो भी फर्दर इवेंट या तो कंडीशन जो कॉज करते हैं कंपनी को सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और हमने इसको भी कंसिडर किया है जो फर्दर इवेंट या तो कंडीशंस है जिससे कास्ट किया जा सकता है, मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी। इवेल्युएट द ओवरऑल presentation structure and the content of the financial statement including the disclosures and whether the financial statement represent underlying transactions and the events in the manner that achieves the fair presentations। हमने ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट को इवेल्युएट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, हमने डिस्क्लोजर्स भी देखे हैं एंड ये भी देखा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है अंडरलाइन ट्रांजेक्शन से, इवेंट से, इस मैनर के अंदर ताकि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो पाए। वी कम्युनिकेट, हमने कम्युनिकेट किया है दोज चार्ज विद द गवर्नेंस से, किसके लिए, अमॉन्ग अदर मेटल्स को लेकर के हम प्लान कैसे करेंगे, स्कोप टाइमिंग ऑडिट का एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स भी जो हमने फाइंड किया गया था ऑडिट के दरमियान में, वो सब भी हमने कम्युनिकेट किया है दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को, इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी भी हमको मिली है इंटरनल कंट्रोल के अंदर तो वो भी हमने कम्युनिकेट किया है दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को, दैट वी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अवर ऑडिट। वी ऑल्सो प्रोवाइडेड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, हमने ये भी प्रोवाइड किया है दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को विद द स्टेटमेंट के तौर पे कि वी हैव कंप्लाइड विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, के हम कंप्लाइड कर रहे हैं रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंडिपेंडेंस को लेकर, एंड ये भी हमने कम्युनिकेट किया गया है कि सारे रिलेशनशिप जो हैं कम्युनिकेट विद देम ऑल रिलेशनशिप, हमने सारे हमारे रिलेशनशिप भी कंपनी के साथ जो होते हैं वो भी हमने कम्युनिकेट किया गया है किसको, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, एंड द अदर मैटर्स जो भी रीजनेबल है थ्रू टू बियर आवर इंडिपेंडेंसी, अगर एंड जितने भी मेटल्स हैं अदर जो भी हमारे इंडिपेंडेंस के अंदर बाधाएं डाल रहे हैं उन सबको भी हमने कम्युनिकेट किया गया है, एंड जब भी एप्लीकेबल रहा है हमने सेफगार्ड किए हैं, मतलब हमने इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किया है, जब भी हमको ऐसा लगा है कि इंडिपेंडेंट खतरे में है हमारा तो हमने सेफगार्ड
इस्तेमाल किया है फ्रॉम द मेटल्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, जो भी मेटल कम्युनिकेटेड किया गया था दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, हमने ये डिटरमाइन किया कि दोज चार्ज के दोज मेटल्स जो हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट मेटल्स भी हमने कम्युनिकेट किए हैं किसको, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, टू द करंट पीरियड एंड देयरफॉर द की, एंड उसके लिए ही उसको हमने जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मेटल थे उसको हमने की ऑडिट मैटर के अंदर भी डाला है। वी डिस्क्राइब दिस मेटल्स इन आर ऑडिटर्स रिपोर्ट अनलेस लॉ या तो रेगुलेशन प्रिक्लूड, अगर लॉ रेगुलेशंस मना कर देता है तो हम ये की ऑडिट मैटर नहीं लगते हैं। पब्लिक डिस्क्लोजर्स अबाउट द मेटल्स और व्हेन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, जब एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस होता है, ऐसा क्या होता है जब एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस होता है, जब लॉ रेगुलेशन हमको प्रिक्लूड कर देता है कि आप ये मेटल्स नहीं लाग सकते की ऑडिट मैटर, वी डिटरमाइन दैट द मेटल शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन आर report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to overweight the public interest benefit of such communications। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पब्लिक का इन्फ्लुएंस हमारे उस की ऑडिट मैटर्स को नाकने से ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से भी हम लोग यहाँ पर की ऑडिट मैटर के अंदर वो चीज़ें नहीं नाकेंगे, यानी कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए इसकी वजह से, तो वो ऐसी भी चीज़ नहीं नाकेंगे, ओवरवेट नहीं कर देना है पब्लिक के इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट बेनिफिट्स को ऑफ सच कम्युनिकेशंस। दोस मेटल्स में क्या आता है, वी डिड नॉट ऑडिट अदर मेटल्स में क्या आता है कि हमने ऑडिट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर आएगा नंबर कितने ब्रांचेस हैं, उसका हमने ऑडिट नहीं किया है। अगर कोई ब्रांचेस होती है जिसका हमने ऑडिट नहीं किया होता है तो वहाँ पर ब्रांचेस के नंबर नाखने पड़ते हैं हमको और लिखना पड़ता है अदर मेटल्स के अंदर कि हमने इसका ऑडिट नहीं किया है, इंक्लूडिंग इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जो कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी के अंदर इंक्लूडेड होती है, हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है टोटल असेट, उसकी एसेट पे बतानी पड़ती है कितने रुपीज़ की उसकी एसेट्स थी इन ब्रांचेस की, एज एट द 31st मार्च, एंड द टोटल रेवेन्यू उसका कितना था वो भी बताना पड़ता है फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट एज कंसिडर्ड इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है। इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्रांचेस हैव बीन ऑडिटेड बाय द ब्रांच ऑडिटर, ये ब्रांच ऑडिटर ने इसका ऑडिट किया है, whose report have been furnished, जिसकी रिपोर्ट हमको मिली है, एंड आर ओपिनियन इन सो फार, और हमारा ओपिनियन इसके अंदर जो भी ये रिलेटेड अमाउंट्स है, मतलब जो भी एसेट्स की अमाउंट्स है और जो भी रेवेन्यू की अमाउंट्स है, ये सारी अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स जो भी इंक्लूडेड करने होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच, वो बेस्ड किया गया है सोली ऑन द रिपोर्ट ऑफ सच ब्रांच ऑडिटर। यानी हम ये जो भी फिगर्स आ रही है रेवेन्यू की और असेट्स की और ये सब भी जो भी फिगर्स हमारे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है, इसकी हमको रिपोर्ट मिली है ब्रांच ऑडिटर के पास से और उसके ऊपर हम लोग भरोसा रखते हैं, सोली बेस्ड करते हैं हम लोग, उसके बेसिस के ऊपर ही हम यहाँ पर दे रहे हैं कि हमारा जो भी ओपिनियन है वो हम इसके अंदर जो भी ब्रांच ऑडिटर्स के अंदर है उसके अंदर सिर्फ फिगर कंसीडर कर रहे हैं, हमने उसका ऑडिट नहीं किया गया है, उसका ऑडिट तो किसने किया गया है, दूसरे ब्रांच ऑडिटर ने किया गया है और उसके ब्रांच ऑडिट के रिपोर्ट के ऊपर हम यहाँ पर बेस के ओपिनियन दे रहे हैं जो कि हमारे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है। आर ओपिनियन, हमारा ओपिनियन इसके अंदर मॉडिफाइड नहीं है इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, मतलब इसके अंदर ये जो भी ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम कंसिडर कर रहे हैं कि ब्रांच ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी है वो सही होगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग नॉट मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं इस रेस्पेक्ट के अंदर। अदर मैटर्स के बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा रिपोर्ट ऑन दी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डिनेंस 2020 इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया in terms of the subsection 11 of this section 143 of the Companies Act 2013, we give the annexures of the statements on the matters specified in the para 3 and the 4 of the order to extend the applicability। यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया था इन सेक्शंस के अंदर, सब सेक्शंस के अंदर, सब सेक्शंस 11 सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, एज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट वी रिपोर्टेड दैट। यहाँ पर हमको क्या एक्सटेंड किया गया था, कारो ला दिया था, यहाँ पर 143 जो था उसके अंदर से हमको क्या बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी, तो उसके अंदर हमको एक कारो करके रिपोर्ट आता है 2020 का, जो कि हमारा कंपनीज
ऑडिट के अंदर आता है उसके अंदर हमारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यहाँ पर बताया गया है 143(3) के अंदर कि हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि वी हैव सॉर्टेड एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस विच टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड द बिलीफ वेर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ आर ऑडिट। हमने सारी इंफॉर्मेशंस शॉर्ट की गई है, मतलब ली गई है सारी इंफॉर्मेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस जो कि हमारे नॉलेज के हिसाब से एंड हमारे बिलीफ के हिसाब से ज़रूरी थी ऑडिट करने के लिए। इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ द अकाउंट्स जो कि रिक्वायर्ड की जाती है लॉ के द्वारा, वो भी केप्ट की गई है कंपनी के द्वारा। सो फार एज अपीयर्स फ्रॉम आर एग्जामिनेशन, जब हमने एग्जामिनेशंस किया था तो उसके हिसाब से हमको पता चली कि कंपनी जो है उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई है, रखी है। ऑफ दिस बुक्स ऑफ दोज बुक्स, इसके अंदर क्या आएगा, प्रॉपर रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ द our audit have been received from the branch not visited by us। और जो भी ब्रांचेस थी जिसको हमने विजिट नहीं किया उसके वहाँ से हमको प्रॉपर रिटर्न्स एडिक्वेटली मिल चुके हैं। द रिपोर्ट्स on the accounts of the branch offices of the company audited under section 143(8) of the 143(8) of the act by the branch auditor have been sent to us। जो भी रिपोर्ट जो ब्रांच ऑडिटर की थी वो हमको मिली है, उसने हमको भेजी है। एंड हैव बीन प्रॉपरली डेल्ट विद अस इन प्रिपरेशंस ऑफ दिस रिपोर्ट, और हमने उसको प्रॉपरली डील किया गया है जब हम लोग ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर, मतलब हमने उसको कंसिडर किया है। द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट डेल्ट विद दिस रिपोर्ट्स आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बैलेंस शीट है, जो स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट्स है, वो भी एग्रीगेट करता है, मतलब मिल रहा है किससे, बुक्स ऑफ अकाउंट से। एंड विद दी रिटर्न्स रिसीव, और जो भी रिटर्न्स हमने रिसीव किया है ब्रांच से जो कि विजिट नहीं की गई थी हमने, उससे भी मिल रहा है। इन आर ई पॉइंट देखते हैं। इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के अंदर द एफोरसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमने देखे हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कंप्लाइड कर रहे हैं किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जो कि स्पेसिफाइड किए गए हैं अंडर सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट रीड विद द रूल 7 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जर्वेशंस और द comment on the financial statement or the matters which have any adverse effect on the functioning of the company। हमने कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है, हमने कमेंट भी नहीं देखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर या तो मैटर्स के ऊपर जिससे हमको ये लगता है कि हमको एडवर्स इफेक्ट आ रही है फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी के फंक्शनिंग पे। मतलब हमने कुछ भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है या कमेंट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर या तो जो भी मैटर्स है जिससे एडवर्स इफेक्ट हो रही है फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी पे, वैसा हमको कुछ मिला भी नहीं है और हमारा कमेंट भी नहीं है उसके ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के बेसिस पे जो कि हमने रिसीव किया डायरेक्टर्स के पास से 31 मार्च के दिन, टेकन ऑन द रिकॉर्ड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, नन ऑफ द डायरेक्टर इज डिसक्वालिफाइड।